हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर जो पिछली कक्षा थी उसके अंदर हमने पदार्थ की अवस्था नामक एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने ठोस अवस्था को पूरा डिटेल से पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम जो पदार्थ की जो नेक्स्ट अवस्थाएँ हैं, जैसे द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले मैं आपके सामने लेना जा रहा हूँ द्रव अवस्था। द्रव अवस्था को अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती है द्रव अवस्था, सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पास जो जल होता है, वाटर होता है, H2O का मॉलिक्यूल होता है, पानी होता है, वो एक प्रकार से क्या होता है दोस्तों, तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? तरल पदार्थ। जैसे एल्कोहल है, दारू है, वो कैसा पदार्थ है दोस्तों? तरल पदार्थ है ना। और जैसे आप तेल की बात करते हो, हाँ, आप शहद की बात करते हो, तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं दोस्तों, तरल पदार्थ होते हैं। और ऐसे पदार्थों के अंदर किसी के अंदर तो तरलता ज़्यादा होती है, किसी के अंदर तरलता कम होती है ना। ये उसके अंदर क्या पाया जाता है? तरलता का गुण पाया जाता है। तो अर्थात पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके अंदर तरलता का गुण पाया जाता है, उस अवस्था को अपन बोलते हैं दोस्तों द्रव अवस्था। ध्यान रखना, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके अंदर तरलता का गुण पाया जाता है उसे बोलते हैं अपन द्रव अवस्था। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं जल, H2O के अंदर क्या पाया जाता है? तरलता का गुण पाया जाता है। अर्थात पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके अंदर तरलता का गुण पाया जाता है उसे अपन कौन सी अवस्था बोलते हैं? द्रव अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि जो पदार्थों की अवस्थाएं होती है उनको वर्गीकरण का आधार अंतराण्विक आकर्षण बल लिया था। जो ठोस होते हैं उसके अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल, कहने का मतलब आकर्षण बल का मान क्या होता है? उच्च होता है। इसलिए वो कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं और अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। वो हिल नहीं सकते, है ना। अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। लेकिन जो द्रव अवस्था के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, इन अवयवी कणों के बीच में दुर्बल प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। दुर्बल प्रकार का, थोड़ा ठोस से थोड़ा कम आकर्षण बल काम करता है। और गैस जो अवस्था है उससे ज़्यादा, गैस जो अवस्था है उससे ज़्यादा आकर्षण का बल का मान ज़्यादा होता है। किसके अंदर? द्रव अवस्था के अंदर, है ना। ध्यान रखना, कहने का मतलब जो द्रव अवस्था होती है उसके अंदर आकर्षण बल का जो मान होता है, आकर्षण बल जो होता है थोड़ा कम होता है। आकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। इसीलिए कण जो होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं। ठोस के अंदर आपने देखा था जो कण होते हैं बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एकदम क्लोज पैकिंग होती है उनके अंदर, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल पास पास होते हैं। बिल्कुल भी कणों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? प्रबल प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आकर्षण बल का मान थोड़ा कम होता है। इसलिए कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसलिए ये पदार्थ क्या होते हैं? द्रव अवस्था के तरल होते हैं। जो पदार्थ की जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी है? तरल। तरल का मतलब क्या होता है? जैसे इनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है दोस्तों। ये क्या हो सकते हैं? बह सकते हैं। क्यों बह सकते हैं दोस्तों? क्योंकि इनके जो कण होते हैं इनके बीच में आकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। इसलिए जो पदार्थ की जो दूसरी अवस्था है इसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है। इस बहने का गुण पाया जाता है। आगे ये भी बताऊंगा, इस बहने के गुण का विरोध शांता करती है। इस बहने का गुण का विरोध शांता करती है। ध्यान रखना, इस बहने के गुण का विरोध कौन करती है? शांता करती है। तो समझ में आया दोस्तों क्या होती है द्रव अवस्था? जो पदार्थ की जो तरल अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं अपन?
द्रव अवस्था, है ना। और इसके अंदर आकर्षण बल का मान ठोस की तुलना में कम और गैस से ज़्यादा होता है। ऐसी अवस्था को अपन कौन सी अवस्था बोलते हैं? द्रव अवस्था बोलते हैं। और इस गुण इस पदार्थ की इस अवस्था के अंदर बहने का गुण पाया जाता है, जबकि ठोस के अंदर क्या होता है? बहने का गुण नहीं पाया जाता है। अपवाद स्वरूप मैंने क्या बताया था? कांच जो कि अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसके अंदर मंद रूप से बहने का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मैंने बताया था जो ठोस अवस्था होती है उसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। जो ठोस जो अवस्था अपन ने पढ़ी थी उसका, जो सॉलिड स्टेट आपने पढ़ी थी उसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं दोस्तों? फिक्स होते हैं। ये सारी चर्चा अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी। लेकिन जो द्रवावस्था होती है इसका आकार क्या होता है दोस्तों? अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। इस ध्यान रखना इस बात का, जो द्रवावस्था होती है उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे आप, लेकिन इसका क्या होता है? आयतन क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है। लेकिन आकार क्या होता है? अनफिक्स होता है। इस चीज को समझने का प्रयास करना। ये मैंने कैसे बोल दिया, ठीक है। देखना, जैसे आप बाजार से 1 लीटर दूध लेके आए, बाजार से आप 1 लीटर दूध लेके आए, उस दूध को वो बोतल के अंदर आ रहा है या पॉलीथीन की थैली के अंदर आ रहा है 1 लीटर दूध, है ना। आपने उस दूध को किसी पात्र के अंदर डाला, किसी दूसरे बर्तन के अंदर डाला, किसी जग के अंदर डाला, किसी भगोने के अंदर डाला, तो आपने देखा होगा वो 1 लीटर दूध उस बर्तन के, पहले तो बोतल के आकार का था। पहले किसके आकार का था? वो बोतल के आकार का था। जैसे आपने उसको किस में डाला? किसी पात्र के अंदर डाला, किसी बर्तन के अंदर डाला, तो उसने आकार कैसा ले लिया? बर्तन जैसा ले लिया। पहले तो उसका आकार कैसा था दोस्तों? उस दूध का, 1 लीटर दूध का, 1 लीटर जो दूध आप लेके आ रहे थे बाजार से, उसका आकार कैसा था? बोतल क्या आकार था। जैसे आपने उसको किसी बर्तन के अंदर डाला या किसी जग के अंदर डाला तो उसका आकार कैसा हो गया? जग जैसा हो गया, है ना। आप किसी दूसरे पात्र के अंदर उसको डालोगे तो उसका आकार कैसा होगा? उस पात्र के जैसा हो जाएगा। या फिर आप उसको यहाँ इस फर्श के ऊपर गिराओगे तो वो चारों तरफ फैल जाएगा। अर्थात मैं ये बात कह सकता हूँ कि, क्या कह सकता हूँ, जो द्रव होते हैं, अब 1 लीटर दूध है, आपने उस 1 लीटर दूध को किसी दूसरे बर्तन के अंदर डाला तो यहाँ भी वो 1 लीटर था और इस बर्तन के अंदर भी क्या रहेगा? वो 1 लीटर रहेगा। मतलब उसका वॉल्यूम तो अनचेंज रहेगा। वॉल्यूम तो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। और चेंज क्या होगा? उसकी शेप जो होगी, आकार जो होगा, वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर क्या था? वो बोतल के आकार का था। जैसे इस बर्तन के अंदर आया तो वो किस आकार का हो गया दोस्तों? बर्तन के आकार का हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो द्रवावस्था होती है उसका आकार किसी पात्र पर निर्भर करता है, किसी बर्तन पर निर्भर करता है। अर्थात उसका आकार क्या होता है? द्रवावस्था का बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। आप जिस किसी भी बर्तन में उसको डालोगे, जैसे मेरे पास ये पानी है, ये पानी है मेरे पास, जैसे इस गिलास के अंदर है, तो ये क्या है? इस गिलास का आकार इसने ले रखा है। अगर मैं इसको फर्श पे गिराऊंगा, नीचे ज़मीन पे गिराऊंगा, ये ज़मीन के आकार का हो जाएगा। अगर इसको मैं किसी बर्तन के अंदर डाल रहा हूं तो उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। अर्थात जो द्रव अवस्था होती है उसके अंदर आकार क्या होता है? अनफिक्स होता है। लेकिन आयतन क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। आकार बर्तन के आकार पर, बर्तन का जो आकार होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आकर्षण बल का मान कम होने के कारण जो अवयवी कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ये पॉइंट हमने चर्चा कर लिया था कि इनके अंदर क्या होता है? अवयवी कण जो होते हैं उनके बीच में अवयवी कण के रूप में क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? अरे मैंने आपको बताया था, अवयवी कण के रूप में दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं,
और अणु हो सकते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? अवयवी कण होते हैं। और इन अवयवी कणों के बीच में आकर्षण, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए कण क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, ठोस की तुलना में थोड़ा कम, और गैस से क्या होता है? ज्यादा होता है। गैस के अंदर तो आकर्षण बल का मान बिल्कुल ना के बराबर होता है ना। इसीलिए गैस के कण रेंडमली पूरे चारों तरफ गति कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, थोड़े दूर दूर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द्रव ठोस की तरह असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होती है असंपीड्यता? इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। जब किसी पदार्थ के ऊपर अगर अपन दाब लगाते हैं, दाब लगाने पर उस पदार्थ की अवस्था के अंदर परिवर्तन आता है। इस गुण को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? संपीड्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपीड्यता। दाब लगाने पर पदार्थ की अवस्था के अंदर यदि परिवर्तन आता है, इस गुण को अपन बोलते हैं संपीड्यता। अगर दाब लगाने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर किसी भी पदार्थ की अवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं आता है, इस गुण को क्या बोलते हैं? अपने असंपीड्यता। ठीक उसी प्रकार से ठोस के जैसे ही क्या होता है? जो द्रव अवस्था होती है असंपीड्य होती है। जैसे मेरे पास ये पानी है, इस पानी के अंदर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ये पानी है मेरे पास, इसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, दाब अप्लाई कर रहा हूँ। क्या इस जो पानी है, दाब अप्लाई करने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर क्या इसकी अवस्था परिवर्तन होगी क्या? क्या ये वाष्प बन के उड़ेगा क्या? क्या गैसीय अवस्था में आएगा क्या? नहीं आएगा दोस्तों। क्या ये ठोस बन जाएगा क्या? नहीं बन जाएगा। अगर मैं इसके टेम्परेचर के अंदर परिवर्तन लाता हूं, अगर इसके तापमान के अंदर मैं परिवर्तन लाता हूं, तो इसकी अवस्था परिवर्तन होती है। अगर मैं इसका तापमान इंक्रीज करता हूं, अगर तापमान में इस वाटर का बढ़ाता हूं, तो होगा क्या? इस तापमान बढ़ाने पर इसके अंदर जो जल के अणु है, जल के अणु क्या होंगे? वाष्प बनकर उड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। तो वो कौन सी अवस्था आ जाएगी दोस्तों? पदार्थ की गैसीय अवस्था आ जाएगी। अगर इसका मैं तापमान फिर से इंक्रीज कर देता हूं, और ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं, तो पूरे कण क्या होते हैं? गैस बनकर उड़ जाएंगे। अगर मैं इसी का तापमान, इसको मैं फ्रीज में रख दूं और माइनस के अंदर इसका टेम्परेचर कर दूं, तापमान कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, तापमान इंक्रीज करने पर या कम करने पर पदार्थ की अवस्था के अंदर परिवर्तन आता है। दाब को कम या ज्यादा करने पर किसी भी प्रकार से पदार्थ की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इस बात का आप ध्यान रखना। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में बहने का गुण क्यों पाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर जो आकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। आकर्षण बल का मान कम होने के कारण इनके अंदर क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। तभी तो झरने बहते हैं। नदियों के अंदर जो पानी होता है वो बहता है, तभी तो झरने के अंदर जो पानी है धीरे धीरे बहता है, क्योंकि इसके अंदर आप जो जल के मॉलिक्यूल है या द्रव अवस्था है, उसके अंदर आकर्षण बल का मान क्या होता है दोस्तों? कम होता है। तभी तो क्या होता है? जैसे आप ऊंचाई से पानी गिराते हो, ऊंचाई से पानी गिराने पर वो पानी दूर तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पानी के अंदर या द्रव अवस्था के अंदर बहने का गुण पाया जाता है। और बहने के गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर आकर्षण बल का मान दोस्तों बहुत कम होता है, इसलिए उनके अंदर बहने के गुण पाया जाता है। और इस बहने के गुण का विरोध करती है दोस्तों शांता। कौन करती है? शांता। अब ये शांता क्या होती है? क्या होती है? विस्कोसिटी। इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे अब इस सतह के ऊपर क्या, मेरे सपोज मैंने कोई द्रव पदार्थ गिरा रहा हूं, इस सतह के ऊपर द्रव पदार्थ गिरा रहा हूं। एक तो ये पानी की सतह है, जैसे पानी इसके ऊपर गिरा रहा हूं मैं। एक सतह किस पर? जिसके ऊपर मैं ये पानी गिरा रहा हूं। दो सतह हो गई मेरे पास। समझने का प्रयास करना। जैसे ये मेरे पास क्या है? पानी है। समझने का प्रयास करना, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। एक तो सरफेस ये मेरे पास ये है, और एक सरफेस पानी की खुद की होगी, और इसके ऊपर मैं क्या गिरा रहा हूं दोस्तों? पानी गिरा रहा हूं। क्या गिरा रहा हूं? पानी। मैंने द्रव इस पर गिराया, तो देखना ये पानी इसके ऊपर बह रहा है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? ये पानी बहेगा। तो एक तो इसकी खुद की सरफेस के ऊपर
इस जो मैंने कोई चीज़ ली है, या मैंने कोई डिब्बा लिया है, या मैंने बॉक्स लिया है, इसकी सतह पर घर्षण बल उत्पन्न होगा। और जो द्रव मैंने पानी लिया है, इन दोनों की जो सतह होती है, इनके बीच में क्या उत्पन्न होगा? घर्षण बल उत्पन्न होगा। एक तो इसकी सतह के ऊपर, और ये जो पानी मैंने गिराया जैसे ये बहेगा, इसके दोनों की सतह के बीच में क्या होगा? घर्षण बल उत्पन्न होगा। उसी घर्षण बल के मान को ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। समझने का प्रयास करना। जैसे आपने इसके ऊपर क्या गिराया? जल गिराया। जल की सतह ना होगी कुछ ना कुछ सतह है नीचे वाली, और ये है पात्र, ये कोई भी चीज है, कोई डिब्बा है, बॉक्स है, इसकी कुछ ना कुछ सतह है। जल की जो सतह है और इस जो डिब्बे की सतह है, इन दोनों सतहों के बीच में बहने के कारण जो घर्षण बल उत्पन्न होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। जैसे द्रव इस सतह के ऊपर बह रहा है, इसकी सतह पर तथा द्रव की सतह के बीच में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है, जो घर्षण बल का मान उत्पन्न होता है, उसी को अपन दोस्तों क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। समझने का प्रयास करना। जैसे ये द्रव की सतह पर, द्रव जिस सतह पर, समझने का प्रयास, द्रव की सतह पर द्रव बह रहा है, उनके मध्य उत्पन्न, द्रव की सतह तथा जिस सतह पर द्रव बह रहा है, उनके मध्य उत्पन्न घर्षण बल क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। यह आपने अभी सीखा। द्रव जिस सतह के ऊपर बह रहा है और द्रव की सतह, उन दोनों सतहों के बीच में उत्पन्न घर्षण बल क्या कहलाता है दोस्तों? श्यानता कहलाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो पदार्थ जितना कम तरल होगा, जो पदार्थ जितना कम तरल होगा, उसकी श्यानता का मान उतना ही ज्यादा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो पदार्थ जितना कम तरल होगा, जितना कम तरल होगा, उसकी श्यानता का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक तो मेरे पास जल है, एक तो मेरे पास क्या है? जल है, और ये रहा जल, ये है मेरे पास जल। एक तो मेरे पास क्या है? जल, और दूसरा है मेरे पास शहद। क्या है? शहद। आपने देखा होगा जो शहद होता है, हनी होता है, वो क्या होता है? कम तरल होता है, पानी की तुलना में ज़्यादा गाढ़ा होता है। अर्थात वो क्या है? कम तरल, और पानी क्या है? ज़्यादा तरल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि शहद क्या है? गाढ़ा है, कम तरल है, और जबकि पानी क्या है? ज़्यादा तरल है। और इस सतह पर एक तो मैं पानी को गिरा रहा हूं, और इसी सतह पर मैं एक गिरा रहा हूं हनी को, शहद को। तो ज़्यादा गति से कौन बहेगा? आप बोलोगे सर पानी बहेगा, क्योंकि वो क्या है? ज़्यादा तरल है। वो ज़्यादा तरल होने के कारण वो क्या होगा? घर्षण बल का मान क्या होगा? इस सतह पर कम होगा। अगर इसी सतह पर मैं क्या बहा रहा हूँ? समझने का प्रयास करना कि पहले मैं क्या बहा रहा हूँ? पानी बहा रहा हूँ। ये शहद की तुलना में ज़्यादा तरल है। शहद की तुलना में पानी क्या होता है? ज़्यादा तरल होता है। और दूसरा, जैसे मैं पानी को बहाया, यहाँ पर पानी जल्दी से बह जाएगा, जल्दी से बहेगा, क्योंकि ये कम तरल है। तो देखना, जैसे आप इसके ऊपर आपने पहले तो क्या गिरा रहे हो? पानी गिरा रहे हो, और दूसरी बार इसके ऊपर क्या गिराओगे? शहद गिराओगे। वो क्या है दोस्तों? कम तरल है, और पानी क्या है? ज़्यादा तरल है। कहने का मतलब पानी क्या है? कम गाढ़ा है, और अपना जो शहद होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है ना? समझने का प्रयास करना। तो देखना, जैसे आप इसके ऊपर पानी बहाओगे, वो आसानी से इसके ऊपर बह जाएगा। क्यों बह जाएगा? क्योंकि उसके अंदर क्या है? तरलता का गुण क्या है? ज़्यादा है। और क्यों बह जाएगा? ज़्यादा तरल होने के कारण यहाँ घर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा, इसलिए वो आसानी से बह जाएगा। समझने का प्रयास करना, क्योंकि उसके अंदर तरलता का गुण क्या है दोस्तों? ज़्यादा है, इसलिए पानी क्या होगा? आसानी से उसके ऊपर बह जाएगा। उसके बाद में आप इसके ऊपर क्या गिरा रहे हो? शहद गिरा रहे हो। वो धीरे धीरे इसके ऊपर बहेगा। क्यों धीरे धीरे बहेगा? क्योंकि उसकी तरलता का मान क्या है दोस्तों? कम है, वो ज़्यादा गाढ़ा है। और इस शहद और इस बॉक्स की जिस सतह पर घर्षण बल का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। घर्षण बल क्या होगा? ज़्यादा उत्पन्न होगा, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होगा? बहेगा। चीज को समझने का प्रयास करना। मैं क्या समझा रहा हूं, ये प्रयोग करके मैंने आपको बताया। एक तो आपने लिया शहद, एक लिया पानी। पानी क्या होता है? ज़्यादा तरल होता है। शहद क्या होता है? कम तरल होता है।
शहद तो धीरे धीरे बहता है, जबकि पानी क्या होता है, तेज गति से बहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पानी और उस पात्र की सतह पर घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है दोस्तों? पानी क्या होता है, अधिक तरल होता है, इसलिए ऐसा होता है। जबकि शहद और उस सतह के बीच में उत्पन्न घर्षण बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है घर्षण बल का मान ज्यादा? क्योंकि जो शहद होता है अधिक गाढ़ा होता है, कम तरल होता है, इसलिए वहां पर घर्षण बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए शहद की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अरे सांद्रता कहते किसे अपन? घर्षण बल जो उत्पन्न होता है दो सतहों के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सांद्रता बोलते हैं। और शहद वाली जो कंडीशन है उसके अंदर घर्षण बल क्या हो रहा है, ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। जबकि पानी वाली जो कंडीशन है उसके अंदर घर्षण बल का मान क्या है, कम है। इसलिए पानी की सांद्रता क्या है दोस्तों, कम, और शहद की सांद्रता क्या है, ज्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि शहद की सांद्रता ज्यादा होती है या पानी की सांद्रता ज्यादा होती है। तो सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? जो अधिक गाढ़ा होगा, जो कम तरल होगा, उसकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी? वहां पर घर्षण बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, कि ऑप्शन क्या है समझने का प्रयास करना। मैं 3 जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, एक तो मैं दे रहा हूं आपको शहद दे रहा हूं, एक आपको दे रहा हूं जल दे रहा हूं, एक दे रहा हूं मैं आपको पेट्रोल दे रहा हूं। समझने का प्रयास करना। 3 ऑप्शन आपके पास, एक तो है शहद, दूसरा है जल और एक है पेट्रोल। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्या क्वेश्चन पूछेगा, उपरोक्त तीनों में से किसकी सांद्रता ज्यादा होती है, किसकी सांद्रता ज्यादा होती है। तो बताने का आपके दिमाग में ये आया होगा, सबसे पहले तो आया होगा शहद की। जल और शहद के अंदर से किसके ज्यादा है दोस्तों, शहद की सांद्रता ज्यादा है। अभी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन जल और पेट्रोल के अंदर से किसकी सांद्रता ज्यादा है। तो ध्यान रखना, जो पेट्रोल होता है अधिक तरल होता है जल की तुलना में, और जल क्या होता है, पेट्रोल की तुलना में कम तरल होता है। अर्थात पेट्रोल से ज्यादा गाढ़ा कौन होता है, जल होता है, और पेट्रोल इस जल से थोड़ा कम गाढ़ा होता है। तो दूसरे नंबर पर सांद्रता का नंबर आएगा जल का, वाटर का। यहां पर घर्षण बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब पेट्रोल किसी सतह पर बहेगा तो आसानी से बह जाएगा, क्योंकि इसकी जो तरलता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ये जल्दी से बह जाएगा। अर्थात जो सबसे ज्यादा सांद्रता दर्शाएगा वो कौन दर्शाएगा, शहद। क्यों दर्शाएगा? क्योंकि घर्षण बल का मान क्या होगा, दो सतहों के बीच में सर्वाधिक होगा, क्योंकि ये क्या होता है, गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, कम तरल होता है। और जल क्या होता है, उससे कम सांद्रता दर्शाएगा, और पेट्रोल से ज्यादा सांद्रता दर्शाएगा। कौन है, जल। ये पर्सन दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आई होप आपको क्या होती है सांद्रता, पूरा मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको ये चीज़ समझाने का प्रयास किया है। 2 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने शहद और पानी का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो परिभाषा ध्यान रखना, द्रव की सतह तथा जिस सतह पर द्रव बह रहा है उनके मध्य उत्पन्न घर्षण बल सांद्रता कहलाता है। और पदार्थ जितना कम तरल होगा उसकी सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि सतहों के मध्य उत्पन्न घर्षण बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। जैसे शहद, जैसे जल, है ना। 2 एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, जैसे शहद और जल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि द्रव जितना कम तरल होगा अर्थात गाढ़ा होगा, उसकी सांद्रता उतनी ही क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी, क्योंकि 2 सतहों के बीच उत्पन्न जो घर्षण बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। आई होप आपको ये जो द्रव अवस्था समझ में आई होगी।
पूरे पॉइंट मैंने आपको समझाने के प्रयास किए हैं, दिल से समझा रहा हूं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं अपन गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होती है दोस्तों, ये इसके अंदर क्या होता है, गैसीय जो स्टेट होती है पदार्थ की, ऐसी अवस्था है जिसके अंदर आकर्षण बल का मान लगभग ना के बराबर होता है। जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल का मान क्या होता है दोस्तों, ना के बराबर होता है। इसीलिए तो आप जब समझने का प्रयास करना, जब आप किसी रोड के किनारे से गुजरते हो और किसी होटल के अंदर खाना बन रहा होता है, किसी होटल के अंदर यदि खाना बन रहा होता है तो आपको उस खाने की सुगंध 1 किलोमीटर पहले ही आ जाती है कि जैसे वहाँ पर गाजर का हलवा बन रहा है, या वहाँ पर कोई अलग ही मटर पनीर बन रही है, या फिर वहाँ पर समोसे बन रहे हैं। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो गैस के कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल का मान क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। वो रेंडमली पूरे वायुमंडल के अंदर कैसे भी गति कर सकते हैं। अर्थात जो पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है उसके अंदर आकर्षण बल का मान बिल्कुल बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसलिए जो कण है, ये जो कण होते हैं, जो गैस अवस्था की मैं बात करूं डायग्राम के द्वारा, एक कण यहाँ पर है, दूसरा कण यहाँ पर है और तीसरा कण यहाँ पर है। इन कणों के बीच की जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा दूर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल का मान बहुत ही ज़्यादा कम होता है ना। तभी तो दोस्तों जब आप किसी रोड साइड से जाते हो, होटल से जो खाना बन रहा है उसकी खुशबू आपकी नाकों तक आती है और आपको पता चल जाता है कि वहाँ पर ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, अपने नाक के अंदर सेंसर होते हैं, वो विजुलाइज कर लेते हैं कि वहाँ पर कौन सा खाना बन रहा है, जैसे गाजर का हलवा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें नोटिस कौन करते हैं, ये अपने ज्ञानेंद्रियाँ होती है अपने शरीर के अंदर, है ना। समझने का प्रयास करना, क्योंकि जो गैस के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, कण होते हैं, रेंडमली पूरे के पूरे वायुमंडल के अंदर गति करते रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है इसके अंदर जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। क्यों होते हैं दूर? क्योंकि आकर्षण बल का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत दूर स्थित होते हैं। दूसरी बात, ना तो इसका आकार फिक्स होता है, ना ही इसका आयतन फिक्स होता है ना। जिस किसी भी आप इसको पात्र में डालोगे उस जैसा हो जाएगा, और वायुमंडल के अंदर ये पूरी तरीके से खुली तरीके से बिखर रहा है ना। ना तो इसका आयतन फिक्स है, ना ही इसका आकार फिक्स है। आयतन कैसे फिक्स नहीं दोस्तों, जैसे कि मेरे पास एक डिबिया है, इस डिबिया के अंदर मैंने गैस भर रखी है। अब इस गैस को मैं खोलूंगा तो ये पूरे इस कमरे का आकार, ये आयतन कवर कर लेगी, इस कमरे के आकार की हो जाएगी। अगर मैं इसको डिब्बी के अंदर डालूंगा तो वो डिब्बी का जैसा आकार ले लेगी, उसका आयतन कैसा हो जाएगा, डिब्बी जैसा हो जाएगा। अर्थात ना तो इसका आयतन फिक्स है और ना ही क्या फिक्स है, आकार फिक्स है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी क्या होती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के बारे में इतना ही पॉइंट है। चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 जो अवस्था है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, नंबर 4 यहाँ तक तो गैस और द्रव और ठोस, इसके बीच में कोई सीक्वेंस नहीं लगता है। और नंबर 4 जो अवस्था है, नंबर 4 जो अवस्था खोजी गई थी वो थी दोस्तों प्लाज्मा अवस्था। कौन सी थी, प्लाज्मा अवस्था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर 4 जो पदार्थ की अवस्था आती है उसका नाम क्या है, बताइए। उस अवस्था का नाम है दोस्तों प्लाज्मा अवस्था। क्या होती है प्लाज्मा अवस्था, डिस्कस करते हैं। इस अवस्था की खोज, ध्यान रखना, इस अवस्था की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी। किसने, विलियम क्रुक्स ने की थी। किसने की थी, विलियम क्रुक्स ने की थी, तथा इसका नाम दिया था इरविन लेंग्यूमर ने। किसने दिया था, इरविन लेंग्यूमर ने इसका नाम दिया था। खोज किसने की थी, विलियम क्रुक्स ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखना, विलियम क्रुक्स ने इस जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है इसकी खोज की थी विलियम क्रुक्स ने, है ना। और इसका नाम किसने दिया था, इरविन लेंग्यूमर ने। नामकरण किसने किया था, इरविन लेंग्यूमर ने। तो ध्यान रखना, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसे अपन कौन सी अवस्था बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। और इस अवस्था की खोज की थी विलियम क्रुक्स ने और नाम इसका दिया था इरविन लेंग्यूमर ने।
किसने दिया था? इरविन लेंग्यूमर ने इसका नाम दिया था। और ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। क्यों कहते हैं इसको प्लाज्मा अवस्था? देखना, ये ग्रीक भाषा ये प्लाज्मा जो शब्द है लैटिन भाषा के प्लाज्मिक शब्द से लिया गया। कौन से शब्द से लिया गया है? ये प्लाज्मा जो शब्द है लैटिन भाषा के प्लाज्मिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्लाविक। जिसका अर्थ क्या होता है? प्लाविक। और इस प्लाविक का अर्थ क्या होता है? समकता हुआ। क्या होता है दोस्तों? समकता हुआ। अर्थात जो प्लाज्मा जो शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? प्लाज्मिक शब्द से लिया गया है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्लाविक। और प्लाविक का अर्थ क्या होता है? समकता हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे तारे चमकते हैं, अत्यधिक तापमान के कारण तारे चमकते हैं, तो तारों के ऊपर भी कौन सी अवस्था पाई जाती है? जो स्टार होते हैं वहां पर कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना। तारे चमक रहे हैं, क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि वहां पर कौन सी अवस्था पाई जा रही है दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था पाई जा रही है। ध्यान रखना, क्या होती है प्लाज्मा अवस्था? कि ये प्लाज्मा है जो अवस्था है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? प्लाज्मा शब्द प्लाज्मिक शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? प्लाविक। और प्लाविक का अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ। ध्यान रखना, फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। लैटिन भाषा के प्लाज्मिक शब्द से लिया गया है, और प्लाज्मिक शब्द का अर्थ क्या होता है? प्लाविक होता है। और जो प्लाविक जो शब्द है और प्लाविक का अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ। चमकती हुई चीज के लिए अपन कौन सी अवस्था नाम दी उन्होंने? प्लाज्मा अवस्था। और ये ध्यान रखना, पदार्थ की जो चौथी जो अवस्था है उससे कौन सी अवस्था बोलते हैं अपने? प्लाज्मा अवस्था। ध्यान रखना, प्लाज्मा लैटिन भाषा के प्लाज्मिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्लाविक। और प्लाविक का अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ। ऐसे तारे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं? वहां पर कौन सी अवस्था पाई जाती है दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था है। और इस ध्यान रखना, ब्रह्मांड के अंदर जो अपना ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में जो अवस्था पाई जाती है वो अवस्था है दोस्तों प्लाज्मा अवस्था। कई बार छोटी मोटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था का नाम बताइए। तो उस अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था। क्या नाम है दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था। और ये क्या होती है दोस्तों? विद्युत की अपनी जो मूल अवस्था होती है उसके अंदर भी ये क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। ऐसा क्यों? जैसे मैं बात करूं ठोस अवस्था, क्या ठोस अवस्था विद्युत की सुचालक है क्या? जैसे मेरे पास एक तो लोहा है और एक मेरे पास नमक है, दो मेरे पास चीज है। एक और एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक तो मेरे पास ग्रेफाइट है और दूसरा मेरे पास लकड़ी है। एक तो मेरे पास ग्रेफाइट है और दूसरा है हीरा। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करना। मैं क्या ये पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ? ये पदार्थ की आयनिक अवस्था है और ये आयनिक अवस्था होने के कारण क्या होती है? सुचालक होती है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे एक तो ले रहा हूँ किसी लोहे का, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है नमक का, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने हीरे का और एक एग्जाम्पल लिया है ग्रेफाइट का। क्या ठोस अवस्था के अंदर कोई पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है क्या? आप कहोगे यस सर, जैसे लोहा है, लोहा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। जबकि नमक क्या होता है? अपनी मूल जो अवस्था होती है साधारण नमक, वो अपनी मूल अवस्था के अंदर तो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन द्रव अवस्था के अंदर क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो ध्यान रखना, जैसे मैं बात करूं हीरा है और ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। जबकि हीरा क्या है? एक प्रकार से ठोस है। अभी आप बोल रहे हो सर जैसे ठोस, जैसे लोहा है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा भी ठोस है, वो एक प्रकार से विद्युत का कुचालक होता है। ऐसा क्यों है? ध्यान रखना दोस्तों, ये जो चालन है पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। जैसे जितनी धातुएं हैं, लगभग जितनी धातुएं ठोस अवस्था के अंदर क्या हो सकती है? विद्युत की सुचालक होती है ना। जैसे मैं बात करूं लोहे की, ये क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है सॉलिड स्टेट के अंदर। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और नमक अपनी मूल अवस्था के अंदर, जो साधारण नमक है, जैसे वो
पड़ा है अपने घरों के अंदर, डिबिया के अंदर, उस अवस्था के अंदर वो विद्युत का सुचालक कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय वो क्या होता है, NaCl होता है। इस फेज के अंदर किसी भी प्रकार से आयन मुक्त नहीं होते। अगर मैं इसको जल में गिराता हूं तो आयन मुक्त हो जाएंगे Na+ और Cl-। अब ये क्या कर सकता है दोस्तों, विद्युत का चालन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसके अंदर हो सकता है, आवेशों का स्थानांतरण इसके अंदर हो सकता है, और ये क्या करेगा, चालन प्रदर्शित करेगा। लेकिन जो प्लाज्मिक जो अवस्था है, इसके अंदर जो आयन होते हैं वो मुक्त अवस्था के अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं। क्योंकि समझने का प्रयास करना, ये अवस्था उच्च ताप के कारण उत्पन्न होती है। किस कारण उत्पन्न होती है, उच्च ताप के कारण। यदि किसी भी चीज को, जैसे मैं बात करूं, किसी भी चीज को अपन उच्च तापमान देते हैं तो उसके अंदर जो आयन होते हैं प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अगर ये प्लस और माइनस मुक्त अवस्था के अंदर पड़े हैं तो दोस्तों ये क्या करेगी दोस्तों, विद्युत का सुचालन करेगी अपनी मूल अवस्था के अंदर। तो ध्यान रखना, ये पदार्थ की आयनित अवस्था होती है, आयनिक अवस्था होती है, आयन मुक्त अवस्था में होते हैं। आयन मुक्त अवस्था के होने के कारण पूर्ण रूप से विद्युत का क्या करती है, चालन करती है। आयन मुक्त अवस्था के अंदर होने के कारण पूर्ण रूप से एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसके अंदर आयन मुक्त अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैं ठोस की बात करूं, ठोस के रूप में मैं बात करूं नमक का, नमक के अंदर आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। जब तक उसको मैं द्रव अवस्था के अंदर नहीं ले जाता तब तक उसके अंदर आयन मुक्त नहीं होते हैं। अगर उसको मैं द्रव अवस्था के अंदर ले जा रहा हूं तो वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। अगर वो ठोस अवस्था के अंदर है तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। जबकि ये पदार्थ की एकमात्र ऐसी अवस्था है प्लाज्मा, जिसके अंदर क्या होते हैं, आयन मुक्त होते हैं। आयन मुक्त होने के कारण जो पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा में चालनता जो प्रदर्शित करती है वो कौन सी अवस्था करती है, प्लाज्मा अवस्था। अपने सॉलिड स्टेट के अंदर भी ये, ठोस अवस्था के अंदर भी ये आयन मुक्त होने के कारण क्या कर सकती है, विद्युत का चालन कर सकती है। प्लाज्मा अवस्था रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी होती है, तभी तो अपने जो मोबाइल वगैरह चलते हैं इसी अवस्था के कारण। इसी अवस्था के कारण अपने जो मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह जो सिग्नल पकड़ते हैं इसी अवस्था के कारण पकड़ते हैं। प्लाज्मा अवस्था रेडियो तरंगों के लिए क्या होती है दोस्तों, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उच्च ताप के कारण तारों पर भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। मैंने क्या बोला, जो उच्च तापमान होता है कहाँ का, तारों का, इस कारण जो तारों के अंदर जो अवस्था पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है दोस्तों, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मैंने क्या बोला, क्या होती है प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ जो चौथी अवस्था होती है उसे कौन सी अवस्था बोलते हैं अपन, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। और ये जो लैटिन भाषा का प्लाज्मिक शब्द है वहां से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, प्लाविक होता है। प्लाविक का अर्थ क्या होता है, चमकता हुआ। क्या होता है, चमकता हुआ। अर्थात ये पदार्थ की ऐसी अवस्था है जो चमकते रूप में पाई जाती है। और मैंने क्या बताया, ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो अवस्था पाई जाती है वो कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। और इसके अंदर आयन क्या होते हैं, बिल्कुल मुक्त अवस्था के अंदर होते हैं। आयन मुक्त अवस्था के अंदर होने के कारण ये किसी भी अवस्था के अंदर, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी भी अवस्था के अंदर ये विद्युत की चालन प्रदर्शित कर सकती है ना। और प्लाज्मा जो अवस्था है रेडियो तरंगों के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। उच्च तापमान होने के कारण जो तारे होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, उसके अंदर भी कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। और पदार्थ की इंपॉर्टेंट बात, पदार्थ की नंबर 4 अवस्था है। इसका उपयोग जो नियोन जो बल्ब होते हैं ना उसके अंदर क्या किया जाता है। अब ये सर नियोन बल्ब क्या होता है, इसके बारे में बताओ ना मेरे को थोड़ा सा। नियोन जो बल्ब होता है एक प्रकार से नारंगी रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, जो नारंगी रंग का प्रकाश उत्पन्न जो करता है उसे अपन कौन सा बल्ब बोलते हैं, नियोन बल्ब बोलते हैं। और इसके अंदर भी कौन सी गैस भरी रहती है दोस्तों, सॉरी कौन सी अवस्था भरी रहती है, प्लाज्मा भरी रहती है। कौन सी, प्लाज्मा अवस्था भरी रहती है। नियोन जो बल्ब होते हैं वो कैसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, नारंगी रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और जैसे आपने हवाई जहाज वगैरह देखा होगा, कभी आप एयरपोर्ट पे गए हो या कभी आप गर्मियों की सीजन के अंदर अपने घर के बाहर पिलंग लगा के सो रहे होते हो, और कई बार आपने देखा होगा जो रात के टाइम पर जो प्लेन आपके छत के ऊपर से गुजर रहा है या आपके घर के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके नीचे एक बल्ब चमकता है, एक बल्ब चमकता है।
तो उस बल्ब का नाम ही क्या है दोस्तों, नियॉन बल्ब। अर्थात हवाई जहाज़ों के अंदर जो सिग्नल उत्पन्न करने का, सिग्नल देने का अपन जो बल्ब यूज करते हैं, सिग्नल देने के लिए जिस बल्ब का यूज करते हैं उस बल्ब को अपन बोलते हैं दोस्तों नियॉन बल्ब। आई होप आपको ये बात समझ में होगी। एक्स्ट्रा मैंने बात बताई कि जहाज़ों के अंदर, हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उसके नीचे या पीछे, आगे पीछे जहाँ कहीं भी जो अपन बल्ब लगाते हैं जो कैसा रंग उत्पन्न करते हैं, नारंगी रंग उत्पन्न करते हैं। और इस बल्ब का यूज क्या करते हैं हवाई जहाज़ों के अंदर, सूचना देने के अंदर, सिग्नल देने के लिए वो हवाई जहाज के इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, हवाई जहाज़ों के अंदर करते हैं। जैसे CFL लाइट, जैसे CFL लाइट अपन घरों के अंदर जो यूज़ करते हैं, है ना। कुछ टीवियाँ होती है उसके अंदर भी प्लाज्मा भरी हुई होती है, रंगीन टीवियों को रंग प्रदान करने के लिए, है ना। कहने का मतलब है जो CFL लाइट होती है, नियॉन जो बल्ब होता है, जिसका प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, हवाई जहाज़ों के अंदर करते हैं, एरोप्लेन के अंदर करते हैं, वहाँ भी इससे जो प्लाज्मा अवस्था है इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्लाज्मा अवस्था समझ में आई होगी, आपको समझ में आई होगी द्रव अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था ये भी समझ में आई होगी। पूरा मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट जो अवस्था है, आज का जो लास्ट जो पॉइंट है, पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, इसका पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, बोस जो आइंस्टीन जो कंडेंसेट होती है, इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, BEC बोलते हैं, और इसको पदार्थ की पांचवी अवस्था बोलते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद में इस क्लास को मैं फिनिश करना चाहता हूं। काफ़ी क्लास बहुत लंबी हो गई। देखना, इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक श्रीमान सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में रखा गया। अर्थात इस जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, जो बोस जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, अपना जो भारतीय मूल का जो वैज्ञानिक है, अपने जो भारतीय मूल का जो वैज्ञानिक है बोस, वहाँ से लिया गया। जैसे प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस यहाँ से लिया गया है, और आइंस्टीन इसका नाम जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वहाँ से लिया गया है। उसी के नाम को सम्मानित करने के लिए इस अवस्था का नाम क्या रख दिया गया है, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस कहाँ से आया, प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस से आया है, और ई कहाँ से आया है, अल्बर्ट आइंस्टीन से आया है, और सी इसका कंडेंसेट लास्ट में इसका नाम है रख दिया गया। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, जैसे प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम को सम्मानित करने के लिए इस अवस्था का नाम क्या रख दिया गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखना, जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, इस अवस्था की भविष्यवाणी की थी उन्होंने। बोस ने 1924 में भविष्यवाणी की थी, यदि किसी गैस को परम शून्य ताप, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना, क्या होता है परम शून्य ताप। परम शून्य तापमान क्या होता है, जो केल्विन तापमान होता है, 0 केल्विन जो तापमान होता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों जीरो जो केल्विन तापमान होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप जिसको मैंने क्या लिखा है, 0 केल्विन, इसको ओके मत समझना। एवं गैस को अति उच्च दाब पर गर्म करने पर प्राप्त जो अवस्था होती, समझने का प्रयास करना। जैसे मेरे पास कोई गैस है, इसको अपन परम शून्य ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हाई प्रेशर पर, हाई दाब पर। कौन से दाब पर, बहुत ज़्यादा दाब पर अपन इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है, 0 केल्विन तापमान पर किसी भी पदार्थ को अपन गर्म करते हैं, गैस की अवस्था को गर्म करते हैं, और दाब क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। और नेक्स्ट जो पदार्थ की अपन को अवस्था प्राप्त होती है वो कौन सी अवस्था होती है, BEC होती है। ये बात किसने बताई थी दोस्तों, किसने बताई थी, बोस ने और आइंस्टीन ने। बोस का मतलब है प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ये 1924 के अंदर। और ये बात कब लागू होती है,
ये बात बताई थी कि 1924 के अंदर बोस ने। और ये बात कब लागू होती है कि गैस को परम शून्य ताप एवं गैस को अति उच्च दाब पर गर्म करने पर प्राप्त जो अवस्था होती है बीईसी होती है, ये अवस्था, ये बात कब लागू होती है? आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लागू अगर करते हैं तो ये बात लागू होती है। और ये जो बात जो अप्लाई की थी सर्वप्रथम, जो बोस आइंस्टीन जो अवस्था होती है, बोस आइंस्टीन अवस्था सर्वप्रथम 2001 के अंदर यूएसए के 3 वैज्ञानिक थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे। उसका नाम क्या था? एरिक कर्नेल, दूसरा था वुल्फगैंग कैटरले और तीसरा था कार्ल ई वेमन। इन्होंने सर्वप्रथम बीईसी अवस्था बनाई 2001 के अंदर। कौन कौन से? एरिक कर्नेल, दूसरा था वुल्फगैंग कैटरले और तीसरा था कार्ल ई वेमन। इन्होंने सर्वप्रथम बीईसी अवस्था बनाई थी दोस्तों, ध्यान रखना। ये थी दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। क्या होती है एक बार फिर से समझने का प्रयास करना। इसका नाम जो है किस आधार पर लगाया गया है? अपना भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान के रूप में इस जो अवस्था होती है पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, इसका नाम रखा गया है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जहां और 1924 के अंदर जो बोस थे प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने भविष्यवाणी की थी कि अगर 0 केल्विन तापमान और अति उच्च दाब पर अपन किसी गैस को गर्म करते हैं और उसके ऊपर अपन अल्बर्ट आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण लगाते हैं तो पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। किसने? बोस ने। क्या बताया था बोस ने? अगर यह समीकरण लागू करें 0 केल्विन तापमान तथा उच्च दाब पर अपन ये समीकरण लागू करें तो अपन को पदार्थ की 5वीं जो अवस्था प्राप्त होगी वो कौन सी अवस्था होगी? बीईसी। और बीईसी को सर्वप्रथम 3 जो वैज्ञानिक थे, एरिक कर्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और तीसरा कौन था? कार्ल ई वेमन ने सर्वप्रथम बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बनाई थी। इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। आई होप आपको ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं समझ में आएगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पदार्थ की जो अवस्था चर्चा की थी वो ठोस अवस्था थी। इस क्लास के अंदर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों। इसके अंदर अपने द्रवावस्था की चर्चा की, इसके अंदर अपने गैसीय अवस्था की चर्चा की, इसके अंदर अपने प्लाज्मा अवस्था की चर्चा की और इसके अंदर अपने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की चर्चा की। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वो बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। उसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको डेली सीरीज मिलेगी, डेली टेस्ट सीरीज मिलेगी बिल्कुल फ्री के अंदर। करियर स्प्लेंडर नामक ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाकर नाम लिखिए, वहाँ से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।